नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों की चर्चा की शुरुआत होनी थी। जो इतिहास के स्रोतों के 3 हिस्से हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। 3 हिस्सों में पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो अगर पिछले वीडियो आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा मैं समाप्त कर चुका हूँ। आज साहित्यिक स्रोतों के रूप में हम अपनी नई चर्चा को नए आयाम देंगे। तो बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को एक बार आप देखेंगे, नज़र करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आखिर आज क्लास का विषय साहित्यिक स्रोतों से इतिहास की जानकारी प्राप्त करना है। साहित्यिक स्रोतों का मतलब है, लिटरेरी सोर्स का मतलब है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कहीं से भी हमें प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर इतिहास को हम कितना समझ पा रहे हैं। लिटरेरी सोर्स का मतलब, चूँकि मैंने ऐसा माना है, पढ़ना और पढ़ाने, मैंने पढ़ाई भी की है और पढ़ाया भी है, पढ़ा भी रहा हूँ, कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे शब्द क्लास की शुरुआत में होते हैं जो शिक्षक ये मान लेते हैं कि आपको आते होंगे, और आप ये मान लेते हैं कि शिक्षक ने नहीं बताया है तो हम घर जा कर के पढ़ लेंगे। अलबत्ता परिणाम ये होता है कि ना आपको आया और ना शिक्षक ने बताया, और आप अगली लाइन के एक कदम चलने में, यानी अगली लाइन की अगली लाइन पढ़ने में बिल्कुल नाकामयाब होते हैं। और ये छोटी छोटी समस्याएं आगे चल करके आपको इतिहास की समझ रखने से कोसों दूर कर देती। मेरी पूरी कोशिश पहले दिन से यही है कि आप इतिहास के पुरोधा हो पाएं या ना हो पाएं, लेकिन इतिहास की मूल समझ आपके जहन में आ जाएगी तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जब आपका मन करेगा, इच्छा करेगी, रुचि पैदा होगी, तो आप इतिहास के मूलभूत अवधारणा को समझ लेंगे। ये बहुत बोझिल हिस्सा जरूर नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत मजबूत हिस्सा है कि हम इतिहास को जानेंगे कैसे। मैंने पहले दिन भी चर्चा की, बीच में छोटे छोटे क्लासेस के रूप में आपको वीडियो के माध्यम से संदेश भेजा। आज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि साहित्यिक स्रोतों ने मेरी का मतलब है इतिहासकारों की सोच को कैसे पुख्ता किया, मजबूत किया। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रारंभिक स्रोत हम मानते हैं वैदिक साहित्य को, जैसा कि बोर्ड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फिर बौद्ध साहित्य है, फिर जैन साहित्य। तो हम आज वैदिक साहित्य की चर्चा करते हैं। वैदिक साहित्य, सबसे पहले जान लीजिए कि ऐसा साहित्य जिसके मूलभूत अवधारणा में वेद विद्यमान हो। वेद जिसे श्रुति भी कहा गया है, दरअसल श्रुति क्यों कहा गया है, यह श्रवण परंपरा पर आधारित है। सुनने का मतलब है आपने मुझे सुनाया, मैंने अगली पीढ़ी को सुनाया, अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सुनाया, लिखा नहीं गया। तो यह श्रवण परंपरा पर आधारित था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया। यह बात आप समझ सकते हैं। देन वेदों में 2 हिस्से समय काल के हुए। एक टाइम पीरियड के रूप में हमने बताया प्री वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड का मतलब है पूर्व वैदिक काल, यानी वैदिक काल का शुरुआती हिस्सा जो 1500 से 1000 BC है, और लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड हमने माना है 1000 से 600 BC। अगर आप पूरे वैदिक काल की समय सीमा रखेंगे तो आप कह सकते हैं 1500 से 600 BC, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी संस्थाएं थी, चर्चाएं थी, सांस्कृतिक जीवन था, रहन सहन था, खान पान था, XYZ, वो सब हमारे जानकारी का स्रोत वेदों के माध्यम से। यानी वेद हमें इस समय से इस समय तक की सामाजिक, आर्थिक जो चीजें नीचे की लाइन में लिखी हुई हैं वो जानकारी देते हैं। अब वेदों में 4 प्रकार के वेद पाए गए हैं। पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद ने ईरानी ग्रंथ, ईरान का एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उससे काफी तालमेल रखता है। यानी उस समय के सामाजिक जीवन की बातें जो जिंद अवेस्ता में है, ईरान का ग्रंथ है, वही हिंदुस्तान के ग्रंथ में, ऋग्वेद में भी है। एक बात। दूसरी चीज है आर्यों का भारत में प्रचार प्रसार, यानी भारत में आर्य किस तरीके से आए, क्या कर रहे थे, उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, क्या कबीले के रूप में रहते थे, क्या गाय पालते थे या घोड़ों के माध्यम से, तमाम चीजें हैं। जब हम विषय के शुरुआत में जब हम आर्य सभ्यता की बात करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर से पढ़ सकते हैं। आज चूंकि इतिहास के स्रोतों की चर्चा है तो हमें कहीं ना कहीं अपने को सीमाओं में रखना होगा। पुनः मैं कह रहा हूँ, ऋग्वेद के माध्यम से आर्यों के भारत में प्रचार प्रसार, राजनीतिक, सामाजिक, जीवन शैली व सभ्यता, संस्कृति,
इसकी जानकारी मिलती है। यानी ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 1028 सूक्त हैं, 2 से 7 मंडल तक ऑथेंटिक माने गए हैं, मीन्स प्रामाणिक माने गए हैं, और शेष प्रक्षिप्त यानी ऐसा महसूस होता है कि वो बाद में जोड़े हुए प्रतीत थे। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि जिस समय के सामाजिक ढांचे में शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं था, उस समय की रची हुई रचना जिसे ऋग्वेद कहा गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द आया। तो यूं आप समझ लीजिए कि आपके दादाजी के टाइम अगर यह कहा जाए कि उन्होंने अपनी विरासत में 3 एप्पल और ब्लैकबेरी फोन छोड़े हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं झूठी प्रतीत होती है, क्योंकि दादाजी का मतलब लगभग 100 साल पहले, और उस समय मोबाइल फोन का रिवाज नहीं था। इसलिए आपको, क्योंकि ये लगेगा ना कि साहब आप कौन हैसियत रखते हैं और आप ये कह रहे हैं वेद झूठा हो सकता है, वेद प्रक्षिप्त हो सकता है, नाराज हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, तो नाराज मत होइए, चीज़ों को ईमानदारी से समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी ऑथेंटिक सोर्स है हमारे, उसमें हमें लगता है कि 2 से 7 मंडल तक प्रामाणिक है और शेष बाद में जोड़े हुए प्रतीत होते हैं। मैंने ये सुना, पढ़ा, मैंने मान लिया, आप भी मान लीजिए, आपका भी फायदा होगा। अब क्या हुआ कि ऋग्वेद की बहुत सी चीजें ऐसी थी जो गाई जा सकती थी, यानी लय में कही जा सकती थी। लय का मतलब एक लिरिक्स किसी से, उसमें सामवेद यानी संगीत का जनक अगर कहा जाता है, माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है, जिसमें यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, और ये सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। अब बात पुनः समझ लीजिए, सुन लीजिए कि सामवेद ऐसा वेद है जिसमें ऋग्वेद के अंदर लिखे हुए गाए जाने योग्य मंत्र हैं, और संगीत के जनक के रूप में सामवेद को जाना जाता है, सामवेद की पहचान है। पुनः आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का संग्रह है, यानी यज्ञ कर्मकांड कैसे होगा, उसका मेथड क्या होगा। जैसे आज भी आप देख लीजिए, अगर आप अपने घर में कोई हवन कराते हैं किसी छोटे कार्यक्रम में, शुभारंभ में, उसकी तरीका अलग है, विवाह संस्कार होता है उसका तरीका अलग है, किसी के ना रहने पे जो शांति पाठ होता है उसका तरीका अलग है। तो वही चीजें हैं कि यज्ञ विधियां, किस प्रकार के यज्ञ को करने का कौन सा मेथड होगा, उसका संग्रह है हमारा किसमें, यजुर्वेद में। और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक जीवन शैली, सभ्यता, संस्कृति की जानकारी जिस प्रकार से ऋग्वेद से पूर्व वैदिक की मिलती है, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। और इसके भी 2 उपवेद हैं, यूं कह सकते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एक में मंत्रों का संग्रह है, एक में मंत्रों का तरीका है। बहरहाल इसको आप कुछ मत जानिए, आप ये समझ लीजिए कि इसके 2 हिस्से होंगे, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। देन आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में ऐसा माना जाता है, इसमें पारलौकिक चर्चा है, यानी इस लोक की नहीं उस लोक की चर्चा है। जादू टोना, चिकित्सा, ताबीज, धनुर्विद्या, यानी इन सब चीजों की चर्चा अथर्ववेद में की गई है। और सबसे रोचक बात यह है, जो सवाल और परीक्षा के हिसाब से भी उपयोगी है, ये पोएट्री और प्रोज दोनों फॉर्म में है, यानी गद्य और पद्य दोनों में। आपसे ये सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही तरीके में लिखा गया है, तो आपका उत्तर हो सकता है कि अथर्ववेद। आर्यों की सांस्कृतिक गतिविधियां, जो कल्चरल एक्टिविटीज है, उसका सबसे प्रामाणिक और मजबूत स्रोत अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इस तरीके से हम ये मान रहे हैं कि मैंने आपको अभी इस क्लास में एक बात बताई कि जो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमारा वैदिक साहित्य था, जो पहली लाइन लिखी है, इसमें 2 हिस्से थे समय के। वैदिक साहित्य 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक पूर्व वैदिक काल में लिखी हुई बातें, एक लेटर वैदिक पीरियड में। इनका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC, इसका 1000 से 600 BC। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का जो क्षेत्र था, किससे ये जुड़े हुए थे, वो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। आर्यों का भारत में प्रचार प्रसार, राजनीतिक, सामाजिक, जीवन शैली, सभ्यता, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सामवेद यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है जो ऋग्वेद में उल्लिखित है। यजुर्वेद यज्ञ विधियों का वर्णन है, और इसमें उत्तर वैदिक कालीन वही जानकारी है जो ऋग्वेद में पूर्व वैदिक काल की है। अंत में अथर्ववेद आता है जो पारलौकिक जीवन से संबंधित है, जिसमें चिकित्सा, धनुर्विद्या, जादू टोना, ताबीज और आर्यों की संस्कृति के जानने का सबसे पुख्ता सबूत है। इसको आप 2 बार देखिएगा, पढ़िएगा। मैं लगभग हर वीडियो में आपसे ये चर्चा जरूर करता हूं कि मैं ये आपको विषय प्रवेश करा रहा हूं,
एक तरीके की सब्जेक्ट की एंट्री, इसमें पीएचडी नहीं करा रहा हूँ। तो आप ये सोचें कि ये लेक्चर पढ़ लिया मेरे सब सवाल सही होंगे, कतई नहीं सही होंगे, कतई नहीं सही होंगे। आप इनको पढ़िए, ये पढ़ने समझने के बाद आप जब भी किताब उठाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। वरना बच्चों होता क्या है, मैं तो ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास में प्रक्रियाएं तत्काल पता चलती है कि बच्चे पढ़ तो सब लेते हैं, सुन सब लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आखिर इन सब चीज़ों का महत्व क्या था, ये इतिहास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो वो बातें मैंने आपके मन से जो चीज़ें रही होंगी मुझ तक सीधे नहीं आई, लेकिन मैं जानता हूँ अपने शिक्षण अनुभव से कि ये चीज़ें हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे इसको हम भेज देंगे, तो भी आप नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।